राजस्थान स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम पेपर 2025, इसका सॉल्यूशन करेंगे। बायोलॉजी का है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर हम डाल चुके हैं, ये पहला पेज है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इनको भी हम करवा चुके हैं। कंप्यूटर का पेपर है। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आए थे, जो 10 के 10 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करा चुके हैं। ये 8वें नंबर का क्वेश्चन, ये 9वां और ये 10वां। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 11 से। तो प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है तथा अन्य कहीं नहीं पाई जाती, क्या कहलाती है? विशेष क्षेत्र में सीमित जातियों को क्या कहते हैं? उनको एंडेमिक जाति कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीडेमिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक, तो सही होगा एंडेमिक। अगला क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश करने के बाद पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के एक जटिल समुच्चय द्वारा ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण से गुजरता है। तो यह कथन भी सही है। सेकंड, इस प्रक्रिया के दौरान पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं के उपापचय से NADPH के 2 अणुओं का उत्पादन होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, इस प्रक्रिया के दौरान पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं के उपापचय से NADH2 के 6 अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर NADPH2 दे रखा है, ये भी गलत है। तो क्या है? NADH2 के 6 अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला कथन सही है और दूसरा कथन असत्य है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला पद, जैव विविधता में जाति विविधता ही सम्मिलित होती है, किंतु आनुवंशिक विविधता व पारितंत्र विविधता सम्मिलित नहीं होती। वनस्पति उद्यान, वन्यजीव सफारी उद्यान, प्राणी उद्यान, बीज बैंक व क्रायो प्रिजर्वेशन बहिस्थानिकी विधियाँ हैं। ये सही है। जैव विविधता तप्त स्थल वे क्षेत्र होते हैं जिनमें बहुत ही उच्च स्तर की जाति बाहुल्यता एवं उच्च स्तर के एंडेमिज्म मिलते हैं। ये भी सही है। विश्व में 36 जैव विविधता तप्त स्थल एंड हॉट स्पॉट है। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, तो पहला ही यहाँ पर गलत है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जैव विविधता, हॉट स्पॉट एंड तप्त स्थल क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर तप्त स्थलों की संख्या 4 है। 4 कौन कौन से हैं? हिमालय पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा जो भारत और बर्मा के साथ में है उसको इंडो बर्मा कहते हैं, इंडो बर्मा। और चौथा है सूडालैंड, इसको निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, सूडालैंड। तो चारों समझ में आ चुके हैं। हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सूडालैंड। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
इसमें अभ्यारण्य दिए हुए हैं और अभ्यारण्यों को सूची करना है कि कौन से राज्य में है। यहाँ पर काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। जीव को सम्मिलित करना है। भारतीय शेर गिर में पाया जाता है। रणथंभौर में बाघ पाए जाते हैं जो सवाई माधोपुर में है। दाचीगामा वन्यजीव अभ्यारण्य में हंगुल पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो शेरगढ़ पाया जाता 12 जिले में शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा संयोजन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में वृद्धि करेगा? सूक्ष्मदर्शी के विभेदन में वृद्धि करेगा। पहला है अभिदर्शक लेंस का अर्धद्वारक कोण बढ़ना, ये भी इसकी वृद्धि करेगा। प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्घ्य को कम करना, प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्घ्य को कम कर देंगे तब भी इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और बी हमको दे रखा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभिदर्शक लेंस के संख्यात्मक द्वारक को कम करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निमज्जन माध्यम में अपवर्तनांक को कम करना, इससे भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत किस वर्ष में CITES यानी लुप्त प्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का सदस्य बना? तो CITES का सदस्य भारत कब बना था? 1976 ईस्वी में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी लेंस की विभेदन क्षमता यानी रिसॉल्विंग पावर को दर्शाता है। विभेदन क्षमता को दर्शाने वाला सूत्र है RP बराबर 0.06 लैम्डा बटे n साइन एल्फा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.06 लैम्डा बटे n साइन एल्फा होगा। यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी और उसकी कार्य प्रणाली से मिलान करना है। तो कला विपर्याय सूक्ष्मदर्शी, इसकी कार्य प्रणाली है कोशिका के अपने आसपास के माध्यम से अपवर्तनांक में अंतर का उपयोग। तो ए का हो जाएगा थर्ड। फिर डार्क फील्ड सूक्ष्मदर्शी, ये प्रकाश प्रतिदर्श तक केवल किनारे ही पहुंच पाते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, उच्च निर्वात का उपयोग व अधिकतम विपर्याय 0.1 नैनोमीटर तक प्राप्त कर सकते हैं। 2। फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, प्रतिबिंब के निर्माण के हेतु द्वितीयक इलेक्ट्रॉन एवं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 3, 1, 2, 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के विषय में गलत कथन को चयनित करना है। तो यहाँ पर इसमें प्रतिदर्श से परावर्तित होकर आए इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अणुओं के विन्यास को देखने के लिए सर्वाधिक अनुकूलित है, ये भी सही है। संपूर्ण दृश्य क्षेत्र को एक साथ प्रदीप्त करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस द्वारा इलेक्ट्रॉन किरणों को फोकस किया जाता है और इलेक्ट्रॉन को एक महीन किरण के रूप में
त्वरित कर प्रतिदर्श को स्कैन किया जाता है। तो यहाँ पर जो गलत कथन है वो गलत पहला ही है कि इसमें प्रतिदर्श से परावर्तित होकर आए इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी टाइप को चार्ज दे। कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अभिरंजन के हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो माइक्रोस्कोपी में जिसका अभिरंजन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता वो है मर्क्यूरस सल्फेट। इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, बाकी सब है। लेड साइट्रेट का कर सकते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का कर सकते हैं, यूरेनाइल एसिटेट का कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का पार्श्व तल कितना आगे पीछे होता है? फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का पार्श्व तल कितना आगे पीछे हो सकता है? तो 1/4 तरंगदैर्घ्य यानी कि 1 क्वार्टर वेवलेंथ, ऑप्शन 2 होगा। कौन सी क्रोमेटोग्राफी ऑर्गेनो फास्फोरस कीटनाशकों के विश्लेषण हेतु प्रयोग में ली जाती है? तो कौन सी क्रोमेटोग्राफी ऑर्गेनिक फास्फोरस कीटनाशकों के विश्लेषण में उपयोग की जाती, कीटनाशक के विश्लेषण में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल बी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का नहीं कर सकते, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का नहीं, और पतली परत क्रोमेटोग्राफी का नहीं। अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया का उपयोग कोशिका से कोशिकांगों को मात्र आमाप तथा आकार के आधार पर अलग किया जा सकता है? यानी कि आमाप और आकार के आधार पर कोशिकांगों को अलग करने की विधि कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा विभेदक अपकेंद्रण विधि। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा विभेदक अपकेंद्रण विधि। क्वेश्चन नंबर 25, SDSP AGE में SDS की क्या भूमिका है? SDS की क्या भूमिका है? तो SDS की भूमिका है प्रोटीन का विकृतीकरण एवं उन्हें शुद्ध ऋणात्मक आवेश प्रदान करना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अवशोषकांक पारगम्यतांक से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि जो अवशोषणांक है वो पारगम्यतांक से किस प्रकार संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अवशोषणांक पारगम्यतांक का ऋणात्मक लघुगणक होता है, ऑप्शन 3। HPLC का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है HPLC का? तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन 4। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर एलिजा इनकी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट परख के बारे में चरणों का काल अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्रम हो जाएगा प्रतिजन,
प्रतिजन से सतह को आवृत करें एवं गैर विशिष्ट प्रोटीन से रिक्त स्तरों को अवरुद्ध करें। पहला ये। दूसरा, विशिष्ट प्रतिजन के प्रति प्राथमिक प्रतिरक्षी के साथ इनक्यूबेट करें। 2, और प्रतिरक्षी एंजाइम संकुल के साथ ऊष्मायित करें जो कि प्राथमिक प्रतिरक्षी से बंधित है। 3, और क्रियाधार मिलाने पर रंगीन उत्पाद बनता है जो विशिष्ट प्रतिजन की उपस्थिति को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बी, डी, ए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नियम यह बताता है कि दिए गए प्रतिदर्श द्वारा अवशोषित आपतित विकिरण का अनुपात आपतित विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र होता है? अवशोषित आपतित विकिरण का अनुपात आपतित विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र होता है। तो ये कौन सा नियम बताता है? तो ये लैम्बर्ट का नियम बताता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ट्रांसजेनिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो फ्लेवर सेवर है, ग्लोफिश है, पॉली है, लेकिन डॉली ये ट्रांसजेनिक जीव का नहीं है। डॉली भेड़ ये आइसोटोप का है। अगला क्वेश्चन, आरएनए अंतरछेद के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, सेंस व एंटीसेंस आरएनए एक दूसरे के संपूरक होते हैं जो द्विसूत्री आरएनए का निर्माण करते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। कौन सा? आरएनए अंतरछेद तकनीक का उपयोग वीटी कपास को विकसित करने में किया गया है, ये भी सही है। यह एक प्राकृतिक रूप से होने वाली कोशिकीय प्रक्रिया है जो जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है। आरएनए अंतरछेद में RISC जीन समन का कारण बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उपस्थित होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम वो होता है जो डीएनए को काटने का काम करता है विशिष्ट स्थान से। तो ये पाया जाता है बैक्टीरिया में पाया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जीवाणुओं में पाया जाता है और जीवाणुओं की यह वायरस से रक्षा करता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एडिनोसिन डीएमिनेज न्यूनता की जीन चिकित्सा में रोगी को समय समय पर आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिकी लिम्फोसाइट की आवश्यकता होती है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि प्रवेशित रेट्रोवायरल वाहक लिम्फोसाइट को निष्क्रिय कर देता है, मज्जा कोशिकाओं से अलग किए गए एडीए उत्पन्न करने वाले जीन को भ्रूणीय कोशिका में प्रवेश कराया जा सकता है, आनुवंशिक रूप से अभियांत्रित लिम्फोसाइट अमर नहीं होती, रोगी के रक्त के लिम्फोसाइट शरीर में उत्परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा क्योंकि लिम्फोसाइट अमर नहीं होती, इस वजह से समय समय पर लिम्फोसाइट की आवश्यकता होती है एडी न्यूनता में, एडिनोसिन डीएमिनेज न्यूनता की जीन चिकित्सा में। मानव इंसुलिन के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। तो मानव शरीर के अंदर इंसुलिन का निर्माण होता है, वह प्रो इंसुलिन के रूप में होता है। प्रो इंसुलिन का मतलब होता है इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड। तो यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन सही हो गया कि
जैसे ही मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है तो उसको प्रो इंसुलिन कहते हैं और उसमें सी पेप्टाइड पाया जाता है। जैसे ही इंसुलिन परिपक्व होता है, इंसुलिन से सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन से सी पेप्टाइड अलग हो जाता है और इंसुलिन अलग हो जाता है। तो परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड उपस्थित नहीं होता, तो ऑप्शन ए भी सही है। फिर इंसुलिन की ए पेप्टाइड व बी पेप्टाइड डाइसल्फाइड दोनों आपस में जुड़े होते हैं, तो डी ऑप्शन भी सही है। अब बचा बी, यानी कि आरडीएनए तकनीक से निर्मित इंसुलिन में सी पेप्टाइड उपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो मानव द्वारा निर्मित होता है इंसुलिन, उसी में सी पेप्टाइड पाया जाता है और जितनी मात्रा में इंसुलिन बनता है उतनी मात्रा में सी पेप्टाइड पाया जाता है। तो ये सी पेप्टाइड इसमें नहीं होता, यानी जो कृत्रिम होता है उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सी डी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक को सामान्यतः ट्रांसजेनिक जीवों की उत्पत्ति के लिए प्रयोग की जाती है? यानी ट्रांसजेनिक जीव बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वांछित डीएनए को निषेचित अंडे में माइक्रो इंजेक्शन से प्रवेश कराकर भ्रूण को धात्री माता में आरोपित किया जाता है। इसी से ट्रांसजेनिक जीवों की उत्पत्ति की जाती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो वांछित जीन की सी डीएनए को सीधे जंतु भ्रूण में प्रवेश कराकर भ्रूण को धात्री माता में आरोपित करना, तो ये भी ट्रांसजेनिक का नहीं है। फिर केवल एक्सोन युक्त संसाधित मैसेंजर आरएनए को भ्रूण में प्रवेश कराया जाता है, तो ये आरएनए को भी नहीं कराते। फिर संपूर्ण भाएँ यानी केंद्रक को कोरकपुटी अवस्था में केंद्रक सहित रहित अनिषेचित अंड में प्रवेश कराया जाता है, तो ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने सर्वप्रथम धतूरा एनोरेक्सिया से पराग संवर्धन द्वारा अगुणित भ्रूण प्राप्त किया? धतूरा एनोरेक्सिया से पराग संवर्धन द्वारा अगुणित भ्रूण प्राप्त किया था गुहा व महेश्वरी ने। ऑप्शन 4 गुहा एंड महेश्वरी ने। यहाँ पर सत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन 1 जलीय पारितंत्र में अपरद खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है, तो जल में तो अपरद होता ही नहीं, भूमि पर पाया जाता, तो ये तो यहाँ पर गलत हो गया। अगला, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपरद खाद्य श्रृंखला की तुलना में चारण खाद्य श्रृंखला द्वारा कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है चाहे अपरद की हो चाहे चारण की हो, सब में समान होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर आता है, एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर की जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा, यानी कि एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, उसको खड़ी अवस्था कहते हैं, यानी स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? खड़ी अवस्था, यानी कि स्टैंडिंग स्टेज कहते हैं। खड़ी अवस्था का मतलब होता है स्टैंडिंग स्टेज, तो यही इसका सही हो जाएगा। जीवित पदार्थ की कुछ मात्रा, यानी कि जीवित पदार्थ में से कुछ मात्रा को खड़ी अवस्था कहते हैं। फिर खड़ी फसल को जीवित जैविकों की मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या से मापा जाता है, तो खड़ी फसल को संख्या से नहीं मापते, किस में मापते हैं? जीवित जैविकों की भार से मापते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ये मिलान करना है, तो यहाँ पर 0 और प्लस का मतलब होता है लाभ और 0 का मतलब लाभ ने हानि, तो इसको बोलते हैं कॉमन सेलिज्म, यानी सहभोजिता।
जहाँ पर लाभ होता है और दूसरे को कुछ नहीं होता तो उसको कॉमन सेलिज्म, सहभोजिता। एक को लाभ और एक को हानि, इसमें परभक्षण हो जाएगा। और प्रतिस्पर्धा में दोनों को नुकसान होगा, एक को हानि और एक को लाभ, तो इसमें सहभोजिता हो जाएगा। ऑप्शन 4 सह, यानी कि असहभोजिता। असहभोजिता में एक को हानि होती है, दूसरे को कुछ नहीं होता, तो जिसको ए मेन सैलेज में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि उत्पादक व उसके बाद के पोषक स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, अभिकथन सही है। कारण बता रहा है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में क्षति होने के कारण प्रथम पोषक स्तर से उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में ऊर्जा का स्तर घटता जाता है। ये कह रहा है कि जो पोषक स्तर है उनमें ऊर्जा का स्तर घटता जाता है। बिल्कुल घटता जाता है, क्योंकि 10% ही ऊर्जा जाती है, 90% ऊर्जा की हानि हो जाती है। तो ये भी सही है कारण। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन। कौन सा कोर प्रभाव कोर प्रजाति के लिए सत्य है? कोर प्रभाव बताना है। तो यहाँ पर दो आवासों की इकोटोनियन सीमा पर किसी समष्टि या समुदाय की संरचना में परिवर्तनों को कोर प्रभाव कहते हैं। यानी दो आवासों के बीच में जो मिलन बिंदु पाया जाता है उसको कोर प्रभाव कहते हैं। सही है। कभी कभी इकोटोन में कुछ प्रजातियों की संख्या व उनमें से कुछ प्रजातियों का जनसंख्या घनत्व किसी भी समुदाय की तुलना में अधिक होता है, तो इसे कोर प्रभाव कहते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सही से पढ़े, गलत कथन का चयन करें। सकल प्राथमिक उत्पादकता का अर्थ है प्रकाश स्वांगीकरण की कुल दर। तो ये गलत हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड, ये जो सकल प्राथमिक उत्पादकता का अर्थ है प्रकाश स्वांगीकरण की कुल दर। जो प्रकाश स्वांगीकरण होता है उसको सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, ये भी सही है। प्रथम पोषी स्तर पर सदा उत्पादक ही रहते हैं, तो ये भी सही है। प्रथम पोषी स्तर पर और खाद्य श्रृंखला के अंत्य संबंध को खाद्य जाल कहते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि प्रथम पोषी स्तर पर सदा उत्पादक ही रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट का अर्थ होता है प्रकाश स्वांगीकरण की कुल दर। प्रकाश स्वांगीकरण की कुल दर को हम सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ऊर्जा का पिरामिड यानी स्तूप हमेशा सीधा होता है, इस तरह से सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। प्रथम पोषी स्तर पर सदा उत्पादक ही रहते हैं, तो उत्पादक नहीं होते, इसमें अपघटक भी हो सकते हैं। अपघटक भी प्रथम पोषी स्तर पर हो सकते हैं, तो ये गलत हो गया। खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर संबंध को खाद्य जाल कहा जाता है, सही है। तो यहाँ पर गलत कथन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। जनसंख्याओं के बीच संबंध का प्रकार जिसमें दोनों को लाभ होता है लेकिन यह अनिवार्य नहीं होता है कहलाता है।
दोनों को लाभ होता है लेकिन यह अनिवार्य नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए, कॉमन सेलिज्म यानी सहभोजिता में एक को तो लाभ मिलता है और दूसरे को कुछ नहीं होता। अब ये दोनों साथ साथ, तो ये दोनों को लाभ मिलता है तो यहाँ पर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। अगला अमन सेलिज्म संदमनी से संबंध, तो इसमें एक को तो हानि होती है और दूसरे को कुछ नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। अमन सेलिज्म संदमनी से संबंध। पैरासाइटिज्म, एक में एक को लाभ होता है और एक को हानि होती है, तो ये भी नहीं बैठ रहा। प्रोटो कॉर्पोरेशन यानी सहोपकारिता, तो सहोपकारिता में दोनों को लाभ मिलता है, अगर दोनों नहीं होते हैं तो भी एक पर कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरे को लाभ मिल जाता है। जैसे कि एक भेड़िया शिकार करने में दूसरे भेड़िए की मदद कर देता है और वो नहीं भी करता है तो एक को लाभ मिलता है और एक को कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर ही प्रोटो कॉर्पोरेशन हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरु अनुक्रमण के लिए सही नहीं है, यानी कि जीरो शेयर के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर मरु अनुक्रमण से क्वेश्चन आया है जीरो शेयर से, तो जीरो शेयर के लिए सही नहीं है ये बताना है। नग्न क्षेत्रों पर पायोनियर कॉलोनाइजर के रूप में सदा परनेल फॉसिल लाइकेन होती है, तो नग्न क्षेत्र पर फॉसिल लाइकेन नहीं होती, क्रस्टोज लाइकेन होती है। क्रस्टोज लाइकेन, राइजोकार्पन, लैसिडिया, कैलेडोनिया सभी क्रस्टोज लाइकेन है, तो ये भी नहीं है। परनेल लाइकेन अवस्था में नाजुक पर्ण जैसा थैलस होता है जो चट्टानों को ढक लेता है, पूर्व में उपस्थित क्रस्टोज लाइकेन को आच्छादित कर देता है। आवास परिवर्तन होने पर विद्यमान लाइकेन लुप्त होने लगती है, वे उस क्षेत्र में मरुद्विद मौस वृद्धि कर प्रभावी हो जाते हैं, तो यहाँ पर बी और सी सही है और ए और बी गलत है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, 50 कीटों का भार ग्राम में वे उनकी आवृत्ति इस प्रकार दर्ज है, तो यहाँ पर कीटों का भार दे रखा है और इनकी आवृत्ति है। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी वही बहुलक होगा। तो यहाँ पर आवृत्ति दे रखी है 2, 9 और 9 दे रखी है, जो 25 और 26 की है। 25 और 26 में से 25 भार कितनों का है, 9 का। 26 भार कितनों का, 9 का। तो 26 भार 9 का है तो इसका बहुलक आएगा 26 आएगा, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकृत डेटा से मानक विचलन की गणना करने का सूत्र। व्यक्तिगत श्रृंखला से करना है, तो मानक विचलन करने का सूत्र होता है S बराबर √ सिग्मा f dx² बटे सिग्मा f। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक विमीय चित्र का उदाहरण है, तो वृत्त चित्र ये द्विविमीय का है, वर्ग चित्र भी द्विविमीय का है, आयत भी द्विविमीय का है और दंड चित्र एक विमीय का है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, सारणीकरण के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। जब हम सारणी बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या नियम ध्यान में रखे जाते हैं, वो सारणीकरण होता है और किस नियम का ध्यान नहीं रखा गया है।
तो यहाँ पर देखिए, व्याख्यात्मक टिप्पणी को हमेशा फुटनोट या पाद टिप्पणी के रूप में व्यक्त किया जाता है। सही है। उपयुक्त शीर्षक या उपशीर्षक दिया जाना चाहिए। स्तंभ और पंक्तियों को क्रमांकित किया जाना चाहिए। स्तंभ व पंक्तियों को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी नहीं है। यही गलत है, क्योंकि तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करने पर इस सारणी का निर्माण होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49। 60 जीवों की समष्टि में सभी के अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर समान है, जो कि 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। क्योंकि कोई भिन्नता नहीं है, तब मानक विचलन होगा। तो मानक विचलन ऐसी स्थिति में शून्य आएगा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानक विचलन के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करना है। इसका उपयोग मानक त्रुटि की गणना करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो मानक विचलन का उपयोग मानक त्रुटि की गणना करने के लिए किया जाता है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर इसका उपयोग परिक्षेपण या डिस्पर्सन के अध्ययन मापन के लिए किया जाता है। यह समांतर माध्य से विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य के वर्गमूल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका उपयोग मानक त्रुटि की गणना करने व किसी वैध निष्कर्ष के लिए नमूने के उपयुक्त आकार को पता करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, पहला गलत है, तो पहला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि असत्य कथन पूछा है। किसी परीक्षा के 20 विद्यार्थियों का रुधिर समूह ए 20% विद्यार्थियों रुधिर समूह ए, 40% का बी, 30% का ए बी तथा 10% का ओ है, तो चित्र में ए बी रुधिर समूह का कोण क्या होगा? तो जब हम इसको निकालेंगे ए बी रुधिर समूह का कोण, तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए ए बी रुधिर समूह का कोण क्या, तो ए बी रुधिर दे रखा है 10%, तो यहाँ पर 10/100 यहाँ पर दे रखा है 30% ए बी का है, तो 30 आएगा यहाँ पे। %30 आएगा, और कुल कोण कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर 2 जीरो से 108 डिग्री आएगा, 36 108। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। डब्ल्यू कोहलर ने चिंपैंजी में किस प्रकार का अधिगम दिया? यानी कोहल वर्ग ने चिंपैंजी में इनसाइट थ्योरी दी थी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनसाइट थ्योरी। प्रजनन काल में मोरनी को देखकर मोर नाचने लगते हैं। यह उदाहरण है नियत क्रिया प्रतिमान, यानी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का उदाहरण है। तो ये है ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियत क्रिया प्रतिमान यानी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है। तंत्रिका संवेदी प्रणाली जो विशिष्ट चिन्ह उद्दीपन की प्रतिक्रिया में व्यवहार दर्शाती है, अध्यंकन कहलाती है। तो अध्यंकन का मतलब होता है कि जब कोई नवजात शिशु जन्म के तुरंत बाद किसी भी जीव को देखता है, उसे ही अपना माता पिता समझ लेता है, उसे हम इम्प्रिंटिंग कहते हैं, यानी कि अध्यंकन कहते हैं। तो यह तंत्रिका संवेदी में नहीं आएगा, तो यही गलत हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। आगे के देखते हैं कि नियत क्रिया प्रतिमान नैसर्गिक व्यवहार होता है, जिसमें स्थिरता या रूढ़िबद्धता, मोचन हेतु सूचक उद्दीपन की आवश्यकता व जातिवृत्तीय परिवर्तन हेतु प्रतिरोधकता का गुण पाया जाता है। सही है। लॉरेंज द्वारा सूचक उद्दीपन,
अंतर्जात मोचन क्रियाविधि, कार्य विशिष्ट ऊर्जा व नियत क्रिया प्रतिमान में सह संबंध को समझने के लिए मनोद्रव चालित मॉडल दिया गया था। अधिगम स्वाभाविकरण की तरह प्रत्यास्थ अधिगम स्वाभाविकरण की तरह प्रत्यास्थ या अध्ययन की तरह सीमित हो सकता है। तो ये भी सही है क्योंकि ये स्वाभाविकरण की तरह होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर पहला हो जाएगा। इवान पावलोव का अनुबंधन प्रयोग भोजन में कहलाता है। अनुबंधित उद्दीपन यानी कंडीशनल स्टिमुलस ऑप्शन 2 होगा। अनुबंधित उद्दीपन में घंटी आ जाती है। अगला क्वेश्चन, थॉमस गजेल को चिंकारा कहते हैं और इसका नाम थॉमसन ने दिया था। तो थॉमस गजेल एक हिरन की प्रजाति है जो 2 सींग वाली होती है। तो थॉमस गजेल अपने अधिकार क्षेत्र को ग्रंथियों से स्रावित गंधित पदार्थ द्वारा अंकित करते हैं। ये ग्रंथियाँ हिरन के नेत्र के नीचे पाई जाती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेत्र के नीचे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश नैसर्गिक व्यवहार यानी कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को अच्छी तरह से वर्णित करता है? तो इसमें स्वाभाविकीकरण, अध्ययन में नियत क्रिया प्रतिमान आते हैं, हो सकता है। प्राय अधिक कम से आने वाले प्रत्यास्थ व संचित होते हैं, तो ये नहीं होगा। प्रारूपिक रूप से जन्मजात व तुलनात्मक रूप से अप्रत्यास्थ होते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सामान्यतः पहली बार गलत तरीके से प्रदर्शित किए जाते हैं, तो सही हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है और बिहेवियर को मिलाना है व्यवहार को। तो स्टिकल बैक में लाल रंग का उदर होता है। ऑप्शन 3, वुल्फ स्पाइडर ये फ्लैगिंग करती है। मधुमक्खी में कामद उड़ान पाई जाती है, यानी मधुमक्खी जब मेटिंग करती है तो हवा में उड़ती हुई करती है। स्पाइनी ब्लास्टर में रेस्पिंग आवाज़ यानी घर्षणीय आवाज़ होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यदि किसी मक्का के पौधे की मूलाग्र में गुणसूत्रों की संख्या 36 है तो इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? यानी एंडोस्पर्म में, तो एंडोस्पर्म में होती है 3n और इसकी मूलाग्र में होती है 2n। तो यहाँ पर हो जाएगा 18×54। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सुमेलित करना है तो मोनोस्पोरिक 8 केंद्र की भ्रूण कोष पाया जाता है। पॉलीगोनम प्रकार का बोलते हैं इसको, पॉलीगोनिया प्रकार का। 3 बाइस्पोरिक भ्रूण कोष पाया जाता है। एलियम प्रकार के को बाइस्पोरिक कहते हैं। 2 टेट्रास्पोरिक भ्रूण कोष को बोलते हैं एडोक्सा। 4 और मोनोस्पोरिक 4 केंद्र की भ्रूण कोष को आयनोथेरा प्रकार का बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ओबिस बॉडीज निम्नलिखित में से किसके विकास में सम्मिलित होते हैं? ओबिस बॉडीज पोलन ग्रेन की निर्माण में सम्मिलित होती है, यानी पराग कणों के निर्माण में सम्मिलित होती है ओबिस बॉडीज। कथन को 2 कथन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड। पहला कथन, पौधों में कायिक प्रजनन पद का प्रयोग सामान्यतः
अलैंगिक प्रजनन के लिए किया जाता है। सही है, क्योंकि कायिक प्रवर्धों के निर्माण में दोनों प्रेरकों का योगदान नहीं होता, अतः यह प्रक्रिया अलैंगिक है। तो ये भी सही है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दोनों ही सही है। एम्बोली, एम्बोली के दौरान किन कोशिकाओं का अंतःप्रवसन होता है, यानी कि इनवार्ड माइग्रेशन होता है। एंडोडर्मल एंड मीजोडर्मल सेल्स का होता है, ऑप्शन 1। जीटोनोगेमी में सम्मिलित होता है। जीटोनोगेमी में एक पुष्प का उसी पौधे के अन्य पुष्प के परागण द्वारा निषेचन। तो जीटोनोगेमी का होता है कि एक पुष्प का उसी पौधे के अन्य पुष्प के द्वारा निषेचन, और क्लिस्टोगेमी होता है एक पुष्प का उसी पुष्प के परागण द्वारा निषेचन, क्लिस्टोगेमी कहलाता है। तो जीटोनोगेमी का ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपोमिक्सिस यानी असंग जनन क्या है? बिना निषेचन के बीज रहित फल का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है। बिना निषेचन के बीज का निर्माण अनिषेक जनन कहलाता है, यानी कि एपोमिक्सिस कहलाता है। यानी बिना निषेचन के बीज का निर्माण एपोमिक्सिस कहलाता है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पूर्णभंजी समान विदलन सैलामेंडर में नहीं पाया जाता, अंशभंजी सतही विदलन कॉकरोच में पाया जाता है, पूर्णभंजी अंश विदलन मेढक में पाया जाता है, और अंशभंजी बिंबाव विदलन पक्षी में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पूर्णभंजी समान विदलन सैलामेंडर में नहीं होता। प्रसव के समय एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के सब गलत हैं। सैलामेंडर के पाद पुनरुद्भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर पुनरुद्भवन घाव का भरना अवस्था, प्रमुकुलन निर्माण अवस्था, विभेदन प्रावस्था, पुनर्विभेदन में संरचना विकास चरणों द्वारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्य कथन। अगला क्वेश्चन, प्राइमेट्स में पाया जाने वाला प्लेसेंटा का प्रकार होता है। प्लेसेंटा में पाया जाने वाला, प्राइमेट में पाया जाने वाला प्लेसेंटा होता है हीमोकोरियल प्रकार का होता है, हीमोकोरियल, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। परागण के समय एफिड्रा में नर युग्मकोद्भिद में कितनी कोशिकाएं यानी 4 कोशिकाएं पाई जाती है, ऑप्शन 1। कौन सा अवरोधक एंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा में माता व भ्रूण रुधिर के मध्य हासित होता है? कौन सा अवरोधक एंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा में माता व भ्रूण रुधिर के मध्य हासित हो जाता है? गर्भाशय रुधिर वाहिकाओं की अंतःस्तरीय भित्ति, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी प्रजाति के विशिष्ट भ्रूणीय विदलन का प्रारूप 2 प्रमुख मापदंडों द्वारा निर्धारित होता है। कथन ए और कथन बी, अंड कोशिका द्रव्य में वे कारक जो समसूत्री
तर्कु के कोण व उसके निर्माण के समय को प्रभावित करते हैं। कोशिका द्रव्य के भीतर पी तक प्रोटीन की मात्रा व वितरण, तो ये पाया जाता है। समपीत के अंडे वाली प्रजातियां समान पूर्णभंजी वितरण दर्शाती है। तो ये समपीत के अंडे के विशेषताएं हैं। टेरिडोफाइटा में स्पोरेंजिया युक्त पत्तियों को स्पोरोफिल कहते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीजाणु पर्ण। सिलेजिनेला के 13 कोशिकीय नर युग्मकोद्भिद में 12 एंथेरिडियम कोशिकाएं होती है और 1 प्रोथेलस कोशिका होती है। ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस पौधे के समूह का वर्णन दिए गए कथनों द्वारा किया जाता है? वे विषम बीजाणु होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं। जड़ें सामान्यतः मूसला जड़ें होती हैं। बीजांड अंडा से भित्ति से घिरे नहीं होते तथा निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत उजागर रहते हैं। तो ये है एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म का है, ऑप्शन 3। अगला शैवाल के एक वर्ग से संबंधित है। शैवाल के उस वर्ग की पहचान करनी है। अलैंगिक प्रजनन यूस्पोरेंजियम उत्पन्न कसाविका युक्त यूस्पोर्स द्वारा होता है। इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की आंतरिक परत व पेक्टोज की बाह्य परत से बनी होती है। इस वर्ग के सदस्यों में हरित लवक में पायरेनोइड्स नामक संग्रही काय पाए जाते हैं। स्पाइरोगायरा, कारा, क्लेमाइडोमोनास व बॉलवॉक्स इस वर्ग के सदस्य। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से पता चल जाता है कि क्लोरोफाइस यानी हरे शैवाल है, इसकी विशेषता है। कॉकरोच के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पेरीप्लेनेटा। तो एलरिपेशिया रक्त परिसंचरण से संबंधित है, सही है। नर कॉकरोच में 6वें व 7वें उदरी खंड में एक मशरूम के आकार की ग्रंथि होती है। ये कम संवेदनशील व अधिक विपर्यास युक्त मोज़ेइक दृष्टि प्रदर्शित करते हैं। तो ये अधिक संवेदनशील होते हैं, अधिक सेंसिटिव होते हैं। तो ऑप्शन 3 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही गलत है। मादा कॉकरोच के प्रत्येक अंडाशय में 8 ओवेरियोल पाए जाते हैं। प्रत्येक अंडाशय में 8 ओवरी पाए जाते हैं, डिंब कोष पाए जाते हैं। अगला, यहाँ पर जीवन चक्र को पादप समूह से मिलान करना है। हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र यानी कि अगुणित जीवन चक्र पाया जाता है। अनेक हरित शैवाल व क्लेमाइडोमोनास की कुछ जातियों में पाया जाता है। डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र पाया जाता है टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट में। हैप्लो ये पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म पाया जाता है। डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र यानी द्विगुणित, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र पाया जाता है टेरिडोफाइटा व ब्रायोफाइट्स में। तो 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। एस्केरिस के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। एस्केरिस के तो भ्रूणीय अंडों युक्त संदूषित भोजन व जल को ग्रहण करने से संक्रमण होता है, ये भी सही है। अलैंगिक पॉलिप व लैंगिक मेडुसा मेटाजेनेसिस पीढ़ी एकांतर में पाया जाता है, ये नहीं है इसमें। उभयलिंगी द्विपार्श्व सममिति सत्य देवगुए
व त्रिस्तरीय जंतु जिनमें विखंडी रूप खंडी भवन पाया जाता है, तो इसमें विखंडी खंडी भवन नहीं पाया जाता, ये भी गलत है। मनुष्य की छोटी आंत में उपस्थित एक कोशिकीय अंतःपरजीवी है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान करना है। संकुचनशील रिक्तिका यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में पाई जाती है। मेटाजेनेसिस यानी पुनरुद्भवन की क्षमता ओवेलिया में होती है। लैंगिक द्विरूपता एस्केरिस में पाई जाती है। प्रोटोनेफ्रिडिया टीनिया सोलियम में पाए जाते हैं और मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन फेरेटिमा कैसुआ में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंढक में सिरा कोटर का निर्माण किसके योजन से होता है? साइनस वेनस इन फ्रॉग इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ। तो 2 अग्र महाशिरा व 1 पश्च महाशिरा से होता है। 2 अग्र महाशिरा व 1 पश्च महाशिरा से सिरा कोटर का निर्माण होता है। फेरेटिमा के इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया अध्यावरणीय उत्सर्जिका के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इनमें नेफ्रिडियोपोर उपस्थित होते, सही है। क्लाइटेलम के अलावा प्रत्येक खंड में 200 से 250 नेफ्रिडिया होते हैं। यह बी आकार के होते हैं, यह इंट्रोनेफ्रिक होते हैं। फेरेटिमा के इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया जिनको अध्यावरणीय नेफ्रिडिया कहते हैं, इसके बारे में गलत कथन बताना है, रॉन्ग। तो इनमें नेफ्रिडियोपोर उत्सर्जिका रंध्र उपस्थित होते हैं। क्लाइटेलम के अलावा प्रत्येक खंड में 200 से 250 नेफ्रिडिया होते, गलत है। यानी केचुए के पहले और दूसरे खंड को छोड़ करके सभी में अध्यावरणीय वृक्क पाए जाते, नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यह बी आकार के होते हैं और यह इंट्रोनेफ्रिक कहलाते हैं, त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर मिलेगा। जब अमीबा किसी सक्रिय शिकार जैसे एक कशाविका या पक्षमावी जीव को निगल लेता है तो अंतर्ग्रहण की गई विधि कहलाती है। तो इसको कहते हैं परिवृत्तिकायन, सर्कमवेलेशन, ऑप्शन 4। यानी कि गुहा को मिलाना है इसमें। तो एसिलोमेट यानी देह हुई है जिसमें देह गुहा नहीं पाई जाती, और फैसियोला हेपेटिका लीवर फ्लूक। स्यूडोसिलोमेट यानी कि कूट देह गुहा एस्केरिस में पाई जाती है। लोफोफोरेट सिलोमेट पाई जाती है लिंगोला में। और साइजोसिलोमेट पाइला में पाई जाती है, साइजोसील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। जंतु और उसकी विशेषता बतानी है। एवीज पक्षी में न्यूमेटिक अस्थियां पाई जाती है। न्यूमेटिक अस्थियां पाई जाती है। 3 साइक्लोस्टोमेटा जबड़ा विहीन कशेरुकी होते हैं। 4 एम्फीबिया त्रिबेसमियन 3 कोशीय हृदय पाया जाता है।
एम्फीबिया में 3 कोशीय हृदय पाया जाता है। 2 इलासोब्रैंकाई, इसमें उपास्थि अंत्य कंकाल पाया जाता है। 1 इलासोब्रैंकाई। 3 4 2 1 ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन दे रखे हैं, सभी कशेरुकी कॉर्डेट होते हैं लेकिन सभी कॉर्डेट कशेरुकी नहीं होते। ये राइट है। केवल कशेरुकियों में ही नोटोकार्ड को अस्थिल या उपास्थि कशेरुदंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, विशेषता बतानी है कि पादप का थैलस होता है, अलैंगिक जनन होता है, विखंडन पाया जाता है, गेमा कब पाए जाते हैं, बीजाणुविद पाल सीटर कैप्सूल विभेदित होता है, छायादार स्थान पर पाए जाते हैं। तो लीवरवर्टी की विशेषता है ऑप्शन 2। अगला, ग्रैमिनी के पुष्प क्रम से संबंधित हैं। तो ग्रैमिनी के पुष्प क्रम में पाए जाते हैं लॉडिकुल्स, लेमा और पेलिया। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, संघ टीनोफोरा की लाक्षणिक विशेषताओं का चयन करना है। टीनोफोरा संघ की, संघ टीनोफोरा की लाक्षणिक विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक लक्षण। तो सभी टीनोफोरा समुद्री होते हैं, समुद्री यानी स्वच्छ जलीय नहीं होते। द्विअरीय सममिति यानी बाई रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। दंश कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, कंकत प्लेट की उपस्थिति, और सभी उभयलिंगाश्रयी नहीं, अधिकांश उभयलिंगाश्रयी होते हैं। तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ 2 3 4 सही है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूरे शैवालों की विशेषता यानी कि ब्राउन एल्गी विशेषता है क्लोरोफिल ए सी और फ्यूकोजेंथिन का पाया जाना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला, गोल्जी सम्मिश्र की सिस्टर्नी ध्रुवीय संरचना है जिसमें शीर्ष व ट्रांस फलक होते हैं। शीर्ष फलक निर्माणकारी फलक और ट्रांस फलक परिपक्व फलक होती है। दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। यहाँ पर कॉलमों को मिलान करना है। ये अर्धसूत्री विभाजन का है। तो समजातीय गुणसूत्र, समजातीय गुणसूत्रों के मध्य को जाइगोटिन कहते हैं। समजातीय गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्रॉसिंग ओवर होता है, उसको पैक्टिन अवस्था कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु विखंडन होते हैं, वे क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं एनाफेज स्टेज में। गुणसूत्र तरकु मध्य भूमध्य की ओर गति करते हैं, इसको मेटाफेजिक गति बोलते हैं, मेटाफेज स्टेज में होता है। राइट आंसर ऑप्शन 3। ये भी अर्धसूत्री विभाजन से है। टर्मिनलाइजेशन, काइजमेटा का बाहर की ओर द्विसंयोजी के सिरों की ओर स्थानांतरण होना टर्मिनलाइजेशन कहलाता है। काइजमेटा क्रॉसिंग ओवर के पश्चात समजात गुणसूत्रों के बीच जुड़ाव बिंदु को काइजमेटा कहते हैं। सिनेप्सिस, समजातीय गुणसूत्रों का युग्मन सिनेप्सिस कहलाता है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यानी केंद्रकीय प्रोटीन संकुल जो समजातीय गुणसूत्रों के संपर्क में मदद करता है, जुड़ाव में मदद करता है, उसको
सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही कथन का चयन करना है। इंसुलिन फ्रक्टोज का बहुलक। तो इंसुलिन एक हार्मोन है और यह प्रोटीन का बहुलक होता है, तो फ्रक्टोज का नहीं, प्रोटीन का है। इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है, तो ये गलत। राइबोजाइम उत्प्रेरक क्षमता वाले न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, सही। प्रोटीन सदाई एमिनो अम्लों से बने समबहुलक होते हैं, सही। पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड फास्फोडाइएस्टर बंध और जुड़े होते हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। कोलेजन पूरे जीव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो कोलेजन नहीं, रूबिस्को। तो रूबिस्को एंजाइम ये जीव मंडल में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर सही है हमारे पास में बी और सी, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतः झिल्ली का तंत्र में अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी बॉडी, आत्मघाती थैलस जिसको लाइसोसोम और रिक्तिका शामिल होते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से शामिल होती है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका लिपिड के संश्लेषण के लिए प्रमुख स्थल है। पॉलीसोम के राइबोसोम मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प VCD हो जाएंगे, ऑप्शन 4। अगला, मीजोसोम जीवाणु में प्लाज्मा झिल्ली से निर्मित विशिष्ट संरचना है। मीजोसोम जीवाणुओं में प्लाज्मा झिल्ली से निर्मित विशिष्ट संरचना है। ग्लाइकोकैलिक्स संपुट या स्लाइम परत हो सकती है। पीलिया फिब्री श्वसन हेतु उपस्थित सतही है। इसमें एल्बो होती है, यानी कि एल्बोलाई। वायु कूपिका इसका आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तारक केंद्र झिल्लीविहीन कोशिकांग है जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर मिलेगा। अंतःप्रद्रव्य जालिका कार्य लिपिड संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, निराविषीकरण, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं है, और स्टेरॉयड यानी वसा का संश्लेषण। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। 1, 2, 4 ऑप्शन फर्स्ट। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गैसीय प्रकार के खनिज चक्र जैसे नाइट्रोजन व कार्बन का भंडार पृथ्वी की प्रपटी में पाया जाता है। तो यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। अवसादी चक्र के फास्फोरस तत्वों का भंडार वायुमंडल है, जबकि वायुमंडल नहीं है, ये पृथ्वी पर पाया जाता है, पृथ्वी की धरातल पर पाया जाता है। तो ये भी गलत है, दोनों गलत है, तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, सही है। सुक्रोज में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के मध्य बीटा बंध पाया जाता है। 1 और 4 के मध्य
सुक्रोज में ग्लूकोज का अल्फा कार्बन परमाणु फ्रक्टोज के बीटा कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यानी कि 1 और 2 के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है और ये वाला सही है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है और दूसरा कथन असत्य है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रतिकूल बाह्य परिस्थितियां स्थानिक हो तथा कुछ समय तक रहती है तो जीव के पास प्रवास या निलंबन जैसे 2 विकल्प होते हैं। बिल्कुल सही है। जीव अस्थायी रूप से प्रतिकूल आवास से अधिक आरामदायक क्षेत्र की ओर जा सकता है तथा प्रतिकूल समय समाप्त होने पर पुनः लौट आता है। ये भी सही है। तो यहाँ दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सहभोजिता का सर्वोत्तम उदाहरण, तो सहभोजिता का होता है प्लस और 0, यानी कि एक जीव को लाभ होता है दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक जीव को हानि तो ये तो नहीं हो सकता, एक जीव को लाभ और दूसरे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य नहीं है, यानी कि CFC के उपयोग में कमी करना है, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को कम करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना और CO2 के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदी के पानी में जैविक ऑक्सीजन की मांग BOD के संदर्भ में सही कथन है, यानी कि जैसे ही कार्बनिक तत्व पानी में जाएंगे तो BOD का मान बढ़ जाएगा, तो पानी में बहितमल मिलाने पर यह बढ़ जाता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिपादित किया गया था, पारित किया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर। प्रतिकूल परिस्थितियों में अनेक प्राणी प्लवक जातियां झीलों एवं तालाबों में निलंबित अवस्था में चली जाती हैं। इस अवस्था को बोलते हैं डाइपोज अवस्था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया के विषय में असत्य कथन बताना है। प्लाज्मोडियम अपना अलैंगिक चक्र मनुष्य में वैलैंगिक चक्र मच्छर में पूरा करता है। बिल्कुल सही है। मैलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम द्वारा होने वाला सबसे गंभीर मलेरिया है जो घातक भी होता है। युग्मक जनक प्रावस्था यानी गैमेटोसाइट प्लाज्मोडियम का संक्रामक रूप है। तो प्लाज्मोडियम का संक्रामक रूप है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बीजाणुविद है जो संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से स्वस्थ मनुष्य में प्रवेश करता है। तो ये गैमेटोसाइट नहीं स्पोरोफाइट है, तो ये ही गलत है। टूटी हुई RBC से मुक्त हीमोजॉइंट ठंड व तीव्र ज्वर के लिए उत्तरदायी होते हैं। ज्वर की 3 से 4 दिनों में पुनरावृत्ति होती है। सही है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यानी कि DDT पक्षी समष्टि की संख्या में कमी का कारण है। बिल्कुल सही है। DDT की उच्च सांद्रता पक्षियों में कैल्शियम उपापचय को प्रभावित करती है, जिससे अंड कवच पतला होकर समय से पहले टूट जाता है। बिल्कुल सही है। तो ये अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊतक एवं अंगों की अस्वीकृति के कारण कुछ रोगियों में ऊतक अथवा अंगों का प्रत्यारोपण असफल हो जाता है। रोगी में इस प्रकार का प्रत्यारोपण अस्वीकार होना किस प्रतिरक्षा अनुक्रिया का परिणाम है?
तो यह कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉमीफोरा राजस्थान का एक संकटापन्न पादप है। सही है, सही कथन का चयन करना है। पोएसी कुल के बीजों को अनाज के रूप में प्रयुक्त नहीं करते। पेपे वर्ग के बीजों का प्रयोग मूंगफली तेल को संदूषण में किया जाता है। गलत। कपास के रेशे वाष्प कोशिका की अतिवृद्धि होती है। ये भी नहीं। तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स विषाणु HIV का आनुवंशिक पदार्थ है। एकल रज्जु की RNA। ऑप्शन 2 करेक्ट। एलिजा एड्स के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त नैदानिक परीक्षण है। कैंसर कोशिकाएं संपर्क संदमन का गुण दर्शाती है। तो ये गलत है। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प रोग का उसके कारक जीव व संक्रमण के तरीके के साथ सही मिलान करता है? साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है और यह आंत्रिय संक्रमण होता है, आंत्र का। तो यह गलत हो गया पहला। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा होता है। नर क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। तो नर के काटने से नहीं होता, मादा के काटने से होता है। तो ये भी। एलिफेंटियासिस वूचेरिया बैंकोप्टाई द्वारा होता है। संक्रमित पानी व भोजन से होता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया द्वारा होता है। और बूंद बूंद संक्रमण इसका तरीका है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से वर्ग के प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबुलिन एलर्जी अभिक्रिया में उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन ई एलर्जी प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट। मटर के पौधे की लंबाई का परीक्षण कैसे करेंगे? शुद्ध है या संकर है? तो इसके लिए प्रथम पीढ़ी के पौधे का शुद्ध समयुग्मजी बोने पौधे के साथ में संकरण कराते हैं, तब इसकी पहचान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यदि एक वर्णांत पुरुष का विवाह एक सामान्य दृष्टि की समयुग्मजी महिला से होता है तो इससे उत्पन्न संतानों के वर्णांत होने की प्रतिशतता क्या होती है? तो वर्णांतता X लग्न विकार होता है, इसलिए ये जितनी भी संतानें होगी वो 0 होगी, 0% होगी। महिला सामान्य है। कच्चे अपरिष्कृत कपास के रेशे प्राथमिक रूप से बने होते हैं। ये सेलुलोज के बने होते हैं। अभिकथन और कारण बताना है। तो समजातता अपसारी विकास पर आधारित है। ऑक्टोपस की आँख तथा मनुष्य की आँख ये समजात अंगों का उदाहरण नहीं है। ऑक्टोपस की आँख और ये है अभिसारी विकास का उदाहरण है। अभिसारी विकास का उदाहरण है क्योंकि इनके पूर्वज अलग अलग हैं। पूर्वज अलग अलग है तो ये समवृत्ति अंग का उदाहरण हो जाएगा। समवृत्ति अंग का उदाहरण, तो ये गलत है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभिकथन, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन सही है और कारण गलत है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। यदि मेंडल द्वारा सहलग्नता की खोज हुई होती तो उस समय कौन सा नियम नहीं समझाया जा सकता? स्वतंत्र अवरोहण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
यहाँ पर कथन है, प्राकृतिक चयन से स्थिरीकरण तब होता है जब अधिक जीव औसत गुण मान के अलावा अन्य मूल्य को प्राप्त करते हैं। विघटन में अधिक जीव वितरण वक्र के दोनों सिरों पर परिधीय गुण मान प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ का दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। डार्विन के अनुसार ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में विविधता किसका उदाहरण है? तो अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। अडेप्टिव रेडिएशन, ऑप्शन 3 करेक्ट। यहाँ कौन से कथन गलत है? एबीओ रक्त समूह में जीन आई द्वारा नियंत्रित होता है, सही है। जीन आई के 3 एलील ए, बी और आई होते हैं, आई 0 होते हैं, ये भी सही है। और आई ए और आई बी एक ही प्रकार की शर्करा का निर्माण करते हैं, तो ये गलत है। यानी कि अलग अलग एंटी जन का निर्माण करते हैं और आई ए और आई बी अपूर्ण रूप से प्रभावी है। तो यहाँ गलत कथन की पहचान करनी है। तो गलत कथन अपूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, तो ऑप्शन सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि बॉल सॉकेट संधि कहाँ पाई जाती है? फीमर, ह्यूमरस और अंश मेखला के मध्य पाई जाती है। हिंज यानी कब्जा संधि पाई जाती है, फीमर और टीबिया के मध्य पाई जाती है। धुराग्र संधि एटलस और एक्सिस के मध्य होती है। और सैडल संधि पाई जाती है अंगूठे और मेटाकार्पल्स के मध्य संधि। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर विकार और लक्षण से इसको मैच करना है। माइस्थेनिया ग्रेविस, यह स्व प्रतिरक्षा विकार है। गाउट रोग जोड़ों में यूरिक अम्ल के संचय के कारण होता है। टिटेनी रोग पैराथार्मोन का अल्प स्राव के कारण होता है। टिटेनी यानी मांसपेशियां खिंची रह जाती है। और क्रेटिनिज्म या थायराइड हार्मोन का अल्प स्राव है, क्रेटिनिज्म। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हृदय चक्र की कौन सी घटना को सामान्यतः इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में सही तरह से समझाया जा सकता है? तो यहाँ पर क्यूआरएस सम्मिश्र निलयों के विध्रुवीकरण को दर्शाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पी तरंग आलिंद संकुचन के प्रारंभ को दर्शाता है, तो ये भी गलत। क्यूआरएस सम्मिश्र आलिंद यानी निलयों के विध्रुवण को दर्शाता है। पी तरंग आलिंदों के पुनः विध्रुवीकरण को दर्शाता है, पुनः को नहीं दर्शाता। ये आलिंदों के ध्रुवीकरण को दर्शाता है। कथन और कारण, हार्मोन ग्राही संकुल के निर्माण के बाद लक्ष्य ऊतक में जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, सही है। हार्मोन लक्ष्य ऊतक में पर अपना प्रभाव लक्ष्य ऊतकों में स्थित हार्मोन ग्राही नामक विशिष्ट प्रोटीन से बंधकर ही उत्पन्न करते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण, तो इसका सही हो जाएगा। कौन सी परिस्थितियाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन को प्रेरित करती है? तो वियोजन तब होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जब ऑक्सीजन की निम्न सांद्रता होगी और CO2 की उच्च सांद्रता होगी, हाइड्रोजन आयन उच्च होंगे। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइलिन अच्छत, तंत्रिका तंतु
मेरु रज्जु तथा कपाल तंत्रिका में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। माइलिन आच्छादवी तंत्रिका तंतु स्वायत्त व दैहिक तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं, सही है। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन सेकंड सही। अगला, जीवाणु अपने कार्य से सही सुमेलित है। एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर स्वतंत्र जीवी है और वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो ये गलत हो जाएगा। नॉस्टॉक शैवाल है और मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। नाइट्रोसोमोनास ये अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है, यानी कि NO2 माइनस में बदलता है, तो ये भी गलत है। थायोबैसिलस ये विनाइट्री कारक जीवाणु होता है, तो ये सही है। अब यहाँ पर कह रहा है सही, तो सही है इसमें बी और सी। बी सी कहाँ पे है? ऑप्शन यहाँ पर है बी और डी सही है, तो बी और डी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विसरण दाब न्यूनतम BPD किसके समतुल्य होता है? तो चूषण दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंक्स्टाग्लोमेरुलस उपकरण एक संवेदनशील क्षेत्र होता है जो समीपस्थ कुंडलित नलिका व अविवाही धमनिका में उसके संपर्क स्थल पर केशिका या रुधिर केशिका के रूपांतरण से बनता है। रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ग्लोमेरुलर छनन दर में गिरावट जंक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाओं को रेनिन स्राव करने के लिए सक्रिय करता है, ये सही है। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो तत्व प्रकाश संश्लेषण में जल के अपघटन तथा ऑक्सीजन की उत्पत्ति हेतु उत्तरदायी है। प्रकाश संश्लेषण में जल के अपघटन तथा ऑक्सीजन की उत्पत्ति हेतु उत्तरदायी तत्व है मैग्नीज, क्लोराइड और कैल्शियम आयन। तो यहाँ पर मैग्नीज और क्लोराइड आयन दे रखे हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाष्पोत्सर्जन का संबंध सही बताना है। बाष्पोत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आपूर्ति करता है। बाष्पोत्सर्जन पौधों में अवशोषण व परिवहन के लिए बाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करता है। बाष्पोत्सर्जन मिट्टी से खनिजों को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। बाष्पोत्सर्जन पत्ती की सतह को कभी कभी 10 से 15 डिग्री तक ठंडा करता है। क्या करता है? ठंडा करता है, तो यहाँ पर ठंडा होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। बाष्पोत्सर्जन कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखता है। 1 2 3 5 ऑप्शन 4 सही होगा। यहाँ पर मिलान करना क्रियाधार और उत्पाद से। पाइरूवेट कोशिका द्रव में एसिटिल कोएंजाइम में परिवर्तित हो जाता है। अल्फा कीटोग्लूटेरेट यह सक्सिनियल कोएंजाइम में परिवर्तित हो जाता है और सक्सिनेट फ्यूमेरेट में परिवर्तित हो जाता है और मैलेट ऑक्जेलो एस्टेट में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल किसके विपरीत कार्य करता है? जिबरेलिक अम्ल के विपरीत करता है, सेकंड करेक्ट।
संवहनी फूलों की वलय व्यवस्था द्विबीजपत्री में पाई जाती है, डाइकॉट्स में। अब यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है कि फ्लोएम पेरेनकाइमा सामान्यतः अनुपस्थित होती है तथा जलयुक्त गुहिकाएं संवहनी फूलों के भीतर उपस्थित होती है। संवहनी फूल बंद व संयुक्त होते हैं। इनमें दृढ़ोतकीय हाइपोडर्मिस बड़ी संख्या में बिखरे हुए संवहनी फूल व एक बड़ा मृदुतकीय भरण ऊतक उपस्थित होता है। परिधीय संवहनी फूल सामान्यतः केंद्र की स्थित वाले तुलना में छोटे होते हैं केंद्र की ओर। तो यहाँ पर हो जाएगा एक बीजपत्री तने का एग्जाम्पल है ऑप्शन 2। पृष्ठ आधारित पर्ण के बारे में बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी मीजोफिल पैलिसेड व स्पॉन्जी पेरेनकाइमा में विभेदित नहीं होता। तो जो पर्ण मध्योतक है, ये पृष्ठ आधारित पर्ण की बात कर रहे तो ये गलत हो जाएगा। मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट युक्त होता है तथा प्रकाश संश्लेषण करता है एवं पेरेनकाइमा से बना होता है। सही है। एडेक्सियल यानी ऊपरी सतह पर एबैक्सियल की तुलना में अधिक रंध्र होते, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर थर्ड राइट हो जाएगा। यहाँ मिलान करना है सक्लेरिड। तो सक्लेरिड क्या है? अत्यधिक मोटी लिग्नीकृत कोशिकीय भित्ति युक्त दृढ़ोतक कोशिकाओं का हासित रूप, जो अधिकांश पौधों में ऊतक की स्थायी परतों के छोटे फूलों का निर्माण करता है। ट्रैकिड्स क्या है? ट्रैकिड्स टेरिडोफाइट व जिम्नोस्पर्म की मुख्य जल संवहन कोशिकाएं हैं। ट्रैकिड क्या? जल संवहन कोशिकाएं हैं। जाइलम पेरेनकाइमा कोशिकाएं जीवित पतली सेलुलोजिक कोशिका भित्तियुक्त होती है तथा मंड या वसा के रूप में खाद्य पदार्थों का संग्रहण करती है। तो जाइलम पेरेनकाइमा कहलाती है। वाहिकाएं ये जीव द्रव्य विहीन लंबी बेलनाकार संरचनाएं हैं जो उच्च पादपों में अभिलाक्षणीय गुण होते हैं। दूसरा, फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर मोटी भित्तियुक्त लंबी नुकीली कोशिकाएं जो समूह में पाई जाती है, फाइबर कहलाती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। उपकला कोशिकाओं का वह प्रकार जो श्वसनी का व डिंब वाहिनी की आंतरिक सतह बनाता है, पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला पाई जाती है। नारियल के फल का कौन सा भाग रेशेदार होता है? मध्य फलवृत्ति। असत्य कथन की पहचान करनी है। फल परिपक्व या पका हुआ अंडाशय है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। ये सही है। जाइगोमॉर्फिक पुष्प को केंद्र से गुजरने वाले किसी भी अरियतल से 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये गलत है, यानी द्विफार्व सममित को ही विभाजित किया जा सकता है। जाइगोमॉर्फिक पुष्प को केंद्र से गुजरने वाले किसी भी अरियतल, यानी कि सिर्फ एक विशेष तल द्वारा ही इसको 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, एक विशेष तल द्वारा। तो ये दूसरा गलत है, तो यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कंडरा जो कंकाली पेशी को अस्थि से जोड़ते हैं तथा स्नायु जो अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं, ये एग्जाम्पल है सघन नियमित संयोजी ऊतक का, ऑप्शन 4। अब यहाँ
यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? तो एक संग्रहालय में जीवित पादप व जंतु प्रतिदर्शों का अध्ययन व संदर्भ के लिए इकट्ठा किया जाता, तो संग्रहालय में जीवितों को नहीं रखते। तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला है, दो प्राणी जो समान जगत किंतु भिन्न वर्गों से संबंधित है उसको हम फाइलम संघ कहते हैं। 2 करेक्ट हो जाएगा। अब व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, जिसमें विषाणु व विषाणु भोजी जैसे जीवों का कोई उल्लेख नहीं है, तो बिल्कुल सही है। विषाणु व विषाणु अकोशिकीय जीव होते, बिल्कुल सही है। तो इसका सही और सही स्पष्टीकरण सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रत्यक्ष पादप वर्गीकरण की उपकुल श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कुल के लिए प्रयुक्त किया जाता है ओईडी। एक हार्बेरियम शीट का प्रमाणिक आकार होता है 28.75 इंटू 41.75 होता है सेकंड। नामकरण के विषय में कौन सा कथन असत्य है? दी नाम पद्धति में पूर्व पद नाम अनुमत है, तो यही गलत है। पूर्व पद नाम अनुमत नहीं है, तो पहला इसमें गलत हो जाएगा। अगला, वर्गीकरण पदानुक्रम से तात्पर्य है कि पादप व जंतु वर्गीकरण के लिए सभी श्रेणियों की चरणबद्ध व्यवस्था होती है। सेकंड इसका सही हो जाएगा। और लास्ट का है, वह प्रजातियां जिसमें 2 या 2 से अधिक उप प्रजातियां होती है कहलाता है, उसको कहते पॉली या टाइपिक यानी बहु प्ररूपी कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पूरे 150 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।